वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे और आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 121 से 135 तक और प्रश्न संख्या 121 सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। सतत विकास की परिभाषाओं के बारे में पूछ रहा है। विकास का ऐसा प्रकार जो पर्यावरण हितैषी हो तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करे कि ये वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा कर सके, सतत विकास कहलाता है। अब इस प्रश्न की जो हमने उत्तर पढ़ा है, इस उत्तर में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही है। पहली बात कि जो सतत विकास है उसमें क्या होगा, उसमें होगा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण हितैषी की बात कर रहा है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण होगा। दूसरा होगा जो वर्तमान की पीढ़ी है, यानी कि जो भी आज की पीढ़ी है, यानी कि हम मान लो कि वर्तमान की पीढ़ी जो वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन कर रही है, पर्यावरण से जो भी, प्रकृति से जो भी चीजें प्राप्त हो रही है उसका उत्पादन कर रही है, उसका उपभोग कर रही है, उसका उपयोग कर रही है। तो वर्तमान पीढ़ी की बात आ रही है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता क्या हो सकती है? रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड है, जो जीने के लिए एक आदमी को चाहिए। और साथ ही साथ फ्यूचर की जो पीढ़ी है, जनरेशन आएगी, फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी, उनकी आवश्यकताओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। दूसरी बात प्रेजेंट की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। तीसरी बात फ्यूचर, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ख्याल रखना है। जब ये सभी चीजें मिलेगी और जो डेवलपमेंट आएगा सामने, वो सतत पोषणीय विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। और सतत विकास के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले 1987 में एक ब्रूटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कौन सी रिपोर्ट? ब्रूटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। और सबसे पहले सर्वप्रथम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर सतत विकास की जो अवधारणा है, सबसे पहले वह ब्रूटलैंड रिपोर्ट में आई थी। और ब्रूटलैंड रिपोर्ट का दूसरा नाम, जो दूसरा शीर्षक था, वो था हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा मतलब वर्तमान की पीढ़ी, फ्यूचर की जो जनरेशन है, या फिर जो एक विशेष क्षेत्र के लोग हैं, जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, उन सभी का एक कॉमन फ्यूचर, भविष्य होता है, ठीक है। उसका ख्याल रखना चाहिए, ये सतत विकास कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन द्वारा सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को कब अपनाया गया? तो पहले बात हम करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। देखिए, जैसे कि किसी भी देश में व्यवस्था को चलाने के लिए सरकारें होती है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम देश है महत्वपूर्ण, उन देशों के बीच में युद्ध ना हो, शांति हो, विकास कार्य हो, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ है। और इसकी स्थापना की बात करें 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ या स्थापना हुई। अब सतत विकास लक्ष्य, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ काम करती है और पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनके लिए सतत विकास, जिसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, विकास कार्य भी करना है, यानी कि दोनों का संतुलन बनाना है। यानी कि ऐसा ना हो कि विकास ही नहीं करें, केवल हम पर्यावरण का संरक्षण करते रह जाएं, क्योंकि अब आदमियों की जरूरतों को भी पूरा करना है, इंसानों की जरूरतों को भी पूरा करना है, तो उसके लिए विकास भी आवश्यक है। तो सतत विकास लक्ष्य जो है 2015 में अपनाए गए और इन लक्ष्यों को कब पूरा करना है? 2030 तक। यानी कि एक टारगेट रखा गया यूएनओ द्वारा कि हम सतत विकास लक्ष्य हैं, 2015 से उसको शुरू किया, स्टार्ट किए गए और 2030 आते आते हमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और बात हो रही है सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत कितने लक्ष्य, यानी कि गोल्स एवं सहायक लक्ष्य, टारगेट निर्धारित किए गए। अब जो यूएनओ ने 2015 में एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे प्राप्त करना है 2030 तक। कब तक?
2030 तक ये पूरी दुनिया के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट देश है, और यूएनओ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं, इसके सदस्य जो मेंबर है, सदस्य देश है, उनकी संख्या वर्तमान में है 193। यानी कि इन देशों के लिए टारगेट तय किया गया कि आपको 17 लक्ष्य और इससे संबंधित 169 सहायक लक्ष्य पूरे करने हैं। और 17 लक्ष्य में हम 2-3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को देख लेते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ए की बात आए तो बात करता है गरीबी उन्मूलन की, नो पॉवर्टी की बात करता है। दुनिया में बहुत बड़ी गरीबी है, हर देश में गरीबी हम देखते हैं, तो गरीबी का उन्मूलन करना जो 17 लक्ष्य है उसमें पहला जो एसडीजी है, पहला जो लक्ष्य है वो है नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी का उन्मूलन करना। दूसरा एसडीजी की बात करें, दूसरा एसडीजी की बात करें तो वो है जीरो हंगर, भूखमरी को समाप्त करना। क्या है? भूखमरी को समाप्त करना है। और तीसरा एसडीजी की बात करें, तीसरा एसडीजी की बात करें, तीसरा लक्ष्य जो है वो है स्वास्थ्य के बारे में, कि स्वास्थ्य को, हेल्थ को बढ़िया करना। और चौथा लक्ष्य के बारे में बात करें तो वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करता है, कि अगर कोई व्यक्ति गुणवत्ता युक्त क्वालिटी वाली एजुकेशन प्राप्त करेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में ही कदम होगा। तो 4 सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बात की है। पहला है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है भूखमरी को समाप्त करना, तीसरा है स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, चौथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा। और इस तरीके से 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर क्या है? 2 शब्द आए, एक आ रहा है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि केवल वस्तुओं एवं सेवाओं की वृद्धि का द्योतक है, जबकि आर्थिक विकास में समृद्धि के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास भी शामिल होता है, जो संरचनात्मक परिवर्तन युक्त एवं दीर्घकालीन होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम समृद्धि की बात करें, समृद्धि की बात करें और विकास की बात करें, यहाँ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, समृद्धि में आता है सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन आते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन। एग्जाम्पल 4 कि भारत की आर्थिक विकास जो है, जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रोथ कर रही है। आप जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का नाम सुनते हो, मान लो कि 5% की दर से ग्रोथ कर रही है, तो ये हो गया आर्थिक समृद्धि। दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये हो गया आर्थिक समृद्धि का उदाहरण। दूसरा, आर्थिक विकास में मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। यानी कि जीडीपी में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने लोग धनी हो रहे हैं, कितनी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, वो तो मात्रात्मक आता ही आता है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन भी आता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, हर व्यक्ति का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आता है। और आर्थिक विकास होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए होता है। एक संपूर्ण दृष्टिकोण से मानव के वास्तविक विकास का प्रदर्शन किस सूचकांक के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा होता है? देखिए, मानव डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मानव का वाकई में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक फेमस सूचकांक है पूरी दुनिया में, मानव विकास सूचकांक, जिसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। और मानव विकास सूचकांक में 3 पैरामीटर होते हैं। उन 3 पैरामीटर मापदंड के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किस देश के मानव की, जो इंसान है, वो कैसे विकास कर रहे हैं, किन देश की स्थिति जो मानव विकास के मामले में है बेहतर है। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक HDI की संकल्पना जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो सबसे पहले मानव विकास सूचकांक की संकल्पना की बात करें, पाकिस्तान के थे महबूबुल हक और भारत के थे अमर्त्य सेन। भारत के थे अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन एक तो भारत के अर्थशास्त्री हैं, भारत के अर्थशास्त्री है, और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में 1998 में दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, वो मिला।
दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। 1999 में भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न उससे नवाजा गया। और अमर्त्य सेन की एक प्रसिद्ध किताब है दी आइडिया ऑफ जस्टिस, काफी फेमस है दी आइडिया ऑफ जस्टिस, काफी फेमस है। और अमर्त्य सेन ने एक कैपेबिलिटी का सिद्धांत दिया, कैपेबिलिटी जिसे बोल सकते हैं सामर्थ्य का सिद्धांत दिया। यानी कि अमर्त्य सेन का मानना था कि कोई भी व्यक्ति विकास तब करेगा या न्याय उसके साथ तब होगा या देश का विकास तब होगा जब उस देश का हर व्यक्ति कैपेबल हो, सामर्थ्यवान हो, कोई कार्य करने में निपुण हो, उसके पास स्किल हो। कोई विकास ऐसे नहीं होगा कि फ्री का कल्चर चल रहा है। किसी देश में अगर आपने फ्री की रेवड़ियां बांटी या किसी को मुफ्त में कुछ पैसा दिया, मुफ्त में अनाज दिया, तो हो सकता है कि उसका आदी हो जाए। लेकिन कोई देश अगर किसी व्यक्ति में अपने नागरिकों को कैपेबल बनाए, मजबूत बनाए, उन्हें स्किल्स दे, उन्हें वो काम सिखाए, तो वो अपने आप अपना विकास कर सकता है। काफी फेमस सिद्धांत है कैपेबिलिटी का सिद्धांत। तो इंसान को कैपेबल होना है, कैपेबिलिटी को ध्यान में रखना है। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो एचडीआई की हमने बात करी, मानव विकास को लेकर ये सूचकांक जारी होता है। महबूब उलक और अमर्त्य सेन ने इसकी संकल्पना को दिया था। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा वर्ष 1990 से प्रति वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। प्रति वर्ष जारी किया जा रहा है 1990 में। और 2000 एचडीआई 2021 और 22 की एक रिपोर्ट आई जो यूएनडीपी ने जारी करी थी। यूएनडीपी ने एचडीआई 2021-22 की रिपोर्ट आई थी जो यूएनडीपी ने जारी की थी। इसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा जो मानव विकास सूचकांक है, जो शीर्ष पर रहने वाला देश है, जिस देश का मानव विकास सबसे ज्यादा हुआ, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर था इस रिपोर्ट के अंतर्गत, जहां सबसे ज्यादा मानव विकास हुआ है। दूसरा, अगर हम भारत की पोजीशन, हम अपने देश की पोजीशन की बात करें तो 132वां स्थान हमें प्राप्त हुआ कुल 191 देश में से। कुल 191 देशों का ये सूचकांक बना, ये लिस्ट बनी। 132 नंबर पर आए हम। और 132 में जो हमारा स्कोर था, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में स्कोर दिया जाता है, हमारा स्कोर था 0.633। ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा जो हाल की रिपोर्ट एचडीआई यूएनडीपी ने जारी की 1990 से ये लगातार जारी हो रही है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना किन आधारों पर की जाती है? अब ये जो सूचकांक जारी होता है, इसके 3 पैरामीटर है, 3 मापदंड है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनको आपने अच्छे से समझना है और अच्छे से रट भी लेना है। पहला पैरामीटर जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो जन्म लेता है वो औसतन किसी देश में कितना जिएगा, कितनी उसकी उम्र होएगी। जैसे कि हम बात करें, भारत में अभी 70 वर्ष जीवन प्रत्याशा है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है जन्म लेता है, स्वस्थ है, तो वो 70 साल तक जिएगा। और राजस्थान में जो जीवन प्रत्याशा है 69.4 वर्ष, 69.4 वर्ष, कितने साल जिएगा। तो पहला पैरामीटर ये। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा एजुकेशन को देखा जाता है। तीसरा पैरामीटर मापदंड है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है। इन 3 मापदंडों के आधार पर किसी देश को इंडेक्स दिया जाता है, रैंक दी जाती है। और इन 3 पैरामीटर के आधार पर हमने देखा 2021-22 में हमारी जो स्थिति है 132 नंबर पर है और सबसे टॉप नंबर पर स्विट्जरलैंड है। मानव विकास सूचकांक का मूल्यमान कितना होता है, यानी कि जो एचडीआई जारी होता है इसमें स्कोर दिया जाता है। जैसे हमने देखा कि भारत का जो स्कोर है वो 0.633 स्कोर है। भारत का स्कोर क्या है? 0.633 है। 0 से लेकर 1 के बीच में स्कोर होता है। 0 से लेकर 1 के बीच में स्कोर होता है। और जो 0 से शुरू होकर 1 तक बढ़ेगा, यानी कि जिसका 1 होगा उसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मानव विकास वहां हो रहा है और स्विट्जरलैंड 1 के करीब है। और भारत किसी मध्य अवस्था में 0.633
मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 के मध्य होता है। ये हमने बात करी, 0 से लेकर 1 के मध्य होता है, जिसमें उच्च अंक मूल्य उच्च मानव विकास सूचकांक को बताता है। कि यानी कि जो पॉइंट 633 है ये हम मध्य अवस्था में, मध्य विकास की अवस्था में है, और जो 0 है या 0.133 है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 0.255 है तो इस देश का विकास ज्यादा होगा, ठीक है। फिर 0.500 है तो इसका विकास ज्यादा होगा। 0.633 है ये भारत है, ठीक है। 0.800 है तो ये कोई और देश हो सकता है, यूरोप के देशों का ज्यादा विकास है, यानी कि 1 के करीब पहुंचेगा उसका विकास ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी, निर्धनता, गरीबी को लेकर। पॉवर्टी से क्या आशय, निर्धनता से क्या आशय? निर्धनता या गरीबी से आशय आर्थिक एवं सामाजिक बंधन की ऐसी स्थिति से है जिसमें समाज के कुछ वर्ग अपनी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। नहीं, गरीबी सीधा सा मतलब है आर्थिक वंचना। क्या है? आर्थिक वंचना, यानी कि उनके पास इतनी आय, इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड, अपनी बुनियादी आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता जो जीवन जीने के लिए जरूरी होती है उसको पूरा कर पाए, ठीक है। और भारत में निर्धनता को लेकर अलग अलग आंकड़े हैं, निर्धनता का मापन अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसी को हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में। न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं, मिनिमम बेसिक नीड से क्या आशय है? आप क्या समझते हैं? मानव की वे आवश्यकताएं जो उसके जीवन हेतु अनिवार्य हैं, बुनियादी आवश्यकताएं कहलाती है। इसमें भोजन, वस्त्र, आवास को शामिल किया जाता है। वर्तमान में इसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी आ गया। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति ये कहता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड होती थी पहले आदमी को जीने के लिए जरूरी होती थी, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन अब रोटी, कपड़ा, मकान तक भी जीवन सीमित नहीं रह गया। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है और अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन नहीं मिली है, तो वो व्यक्ति ना तो रोटी, ना कपड़ा और ना भोजन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। यानी कि स्वास्थ्य भी होना जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान का सही से यूज करने के लिए, आनंद लेने के लिए जीवन का, और शिक्षा भी होना जरूरी है क्योंकि वो समझ सके कि एक्चुअल में जीवन में सुख क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। वो शिक्षा सही, वो नॉलेज सही, वो तर्क सही समझ में आता है। तो यानी कि बेसिक नीड, आवश्यकताएं जो मिनिमम होती है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान होता था। अब इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य भी हो गया, और आज के समय में युवाओं के लिए तो इंटरनेट का डाटा भी हो गया, सोशल मीडिया भी हो गया। जिसे सोशल मीडिया मिल गया और जिसे इंटरनेट डाटा मिल गया उसकी बेसिक नीड पूरी हो गई। यदि इंटरनेट डाटा नहीं है तो जो बच्चा है, इवन कोई भी व्यक्ति है, वो अपने आप को, अपना जीवन निरर्थक समझेगा कि अरे यार मेरे पास तो डेटा भी नहीं है। निर्धनता का मापन किन दो प्रतिमानों के आधार पर किया जाता है? अब देखिए, कोई भी गरीबी को मापने का जो आधार है वो दो तरीके से मापा जाता है। एक है सापेक्ष गरीबी और दूसरा है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष प्रतिमान जिसे रिलेटिव मेजर कहते हैं, निरपेक्ष को एब्सोल्यूट बोलते हैं। अब सापेक्ष में क्या होता है? इसके अंतर्गत गरीबी का मापन आय, संपत्ति या जीवन स्तर के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में किया जाता है। ये मुख्य देश में विद्यमान आय असमानता को बताता है, ठीक है। सापेक्ष प्रतिमान को हम और एग्जांपल से समझें कि ये तुलना करता है। मान लो कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए पैसा है, 1 लाख रुपए की आय है, और उसी व्यक्ति के मित्र के पास 10 लाख रुपए की आय है, तो वो अपने मित्र से अपने आप को कमतर आंकेगा, यानी कि अपने मित्र से अपने आप को गरीब कहेगा, क्योंकि 1 लाख और 10 लाख का बीच का जो गैप है वो 9 लाख का। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा उद्योगपति है जो 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर रखता है, 500 करोड़ रुपए है, लेकिन एक आम आदमी की नजर में 500 करोड़ बहुत बड़ी राशि हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो 500 करोड़ को अपनी तुलना मुकेश अंबानी से करेगा या दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक एलन मस्क से करेगा, जेफ बेजोस से करेगा, तो वो अपने आप को बहुत ही कम आंकेगा, वो अपने आप को मुकेश अंबानी, एलन मस्क की तुलना में गरीब कहेगा। तो इस तरीके से जो तुलना होती है उसमें सापेक्ष गरीबी, तुलना करना, रिलेटिवली आप दूसरों से आप कितना गरीब है, कितना कमतर है, कितना अमीर है, वो ना पाते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आय असमानता कितनी है, कि किसी देश में कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं।
जैसे कि हाल फिलहाल में एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी। ऑक्सफैम एक संगठन है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में आय असमानता की बात ज्यादातर की जाती है। इसमें यह कहा जाता है कि भारत में जो 80% आमदनी है, 80% जो धन है, वो कुछ ही चंद लोगों के पास है, कुछ ही सैकड़ों लोगों के पास है, और बाकी जो आमदनी है भारत की वो पूरी आबादी के पास है। तो ये क्या है? ये आय असमानता है। कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा रुपए हैं और बहुत ज्यादा लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये आय असमानता, ये सापेक्ष गरीबी का उदाहरण है। दूसरा निरपेक्ष प्रतिमान है। इसमें गरीबी का निर्धारण न्यूनतम उपभोग व्यय या न्यूनतम आय स्तर के आधार पर किया जाता है, जिसमें पोषण, कैलोरी या अन्य किसी आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो एब्सोल्यूट निरपेक्ष प्रतिमान को बोलते हैं हेड काउंट विधि। हेड काउंट विधि यानी कि सिर गिन लीजिए, जो गरीब है, जो लोग हैं जो न्यूनतम उपभोग नहीं कर पा रहे हैं या उनकी न्यूनतम आय नहीं है, उनको गिन लीजिए। इसे हेड काउंट विधि कहते हैं। इसमें यह होता है कि एक आधार तय किया कर लिया जाता है कि इस आय से कम वाले सभी लोग गरीब है, या इस आय या इस कैलोरी का जो उपभोग कर रहे हैं इससे कम उपभोग करने वाले गरीब हैं। जैसे कि हम देखते हैं भारत में 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में, गांवों में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी पोषण प्राप्त कर लेता है वो गरीब नहीं है, 2400 से कम प्राप्त करता है वो गरीब है। तो ये निरपेक्ष प्रतिमान का उदाहरण है। और शहरों में 2100 कैलोरी का जो पोषण प्राप्त कर लेता है, भोजन प्राप्त कर लेता है, ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, वो गरीब नहीं है। इससे कम कैलोरी का जो उपभोग है करता है तो वो गरीब कहलाता है। तो ये निरपेक्ष प्रतिमान है जिसमें एक आधार रख लिया जाता है। तो हम देखते हैं हमारे भारत में सिस्टम है बीपीएल सिस्टम, बिलो पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से कम वाले लोग, ठीक है। तो एक रेखा का निर्धारण कर दिया जाता है, एक आधार बना दिया जाता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति मंथली का 1000 रुपए से कम कमाएगा, वो गरीब है, ठीक है। तो वो निरपेक्ष कहलाएगा, जिसे हेड काउंट विधि कहते हैं। इसमें तुलना की जाती है, इसमें एक आधार रख लिया जाता है। भारत में गरीबी का मापन किस प्रतिमान के आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी जो है निरपेक्ष प्रतिमान के आधार पर की जाती है, यानी कि तुलना नहीं की जाती कि कोई मुकेश अंबानी से कोई कितना गरीब है। भारत में ये देखा जाता है या तो उपभोग के आधार पर कि कितनी कैलोरी का उपभोग हो रहा है, या फिर न्यूनतम आय का, कि न्यूनतम आय कितनी कमाई जा रही है। एक आधार के आधार पर, एक रेखा के आधार पर गरीबी का निर्धारण करा जाता है। भारत में गरीबी का आकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? एनएसएसओ द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है भारत में जो पॉवर्टी, निर्धनता के आंकड़े हैं वो कलेक्ट करता है। और हमने देखा कि भारत में निर्धनता के मापन से संबंधित गठित प्रमुख समितियों के नाम। तो अब तक बहुत सारी समितियां भारत सरकार के द्वारा गठित की गई है कि भारत में गरीबी का स्टेटस क्या है, ताकि निर्धनता को खत्म करने के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सके। तो इनमें 4 समितियों के नाम है। वाई के अलग समिति जो 1979 में बनी थी, लकड़वाला समिति 1993 में, काफी महत्वपूर्ण है। इसने ये रखा कि जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी पोषण प्राप्त करता है वह गरीब नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्राप्त करता है वह गरीब नहीं है, ठीक है। उपभोग का रखा। दूसरा सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में बनी। चौथा सी रंगराजन समिति जो 2012 में बनी थी। और सी रंगराजन समिति के हिसाब से जो व्यक्ति शहरी, इसने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का मापन किया। इसमें कहा गया कि जिसने 1407 रुपए मासिक रुपए की आय प्राप्त की और यहाँ 972 रुपए मासिक आय प्राप्त की। आप देखो कितनी कम आय है। रंगराजन समिति के हिसाब से जो व्यक्ति, जो शहरी व्यक्ति है, शहरों में निवास कर रहा है, 1407 रुपए मासिक आय अर्जित कर रहा है और गांवों में 972 मासिक आय अर्जित कर रहा है, वह गरीब नहीं है, ठीक है। ये आधार तय किया गया है। तो इस तरीके से हमने 135 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। जय हिंद, जय भारत।